हेलो मेरे प्यारे बच्चों। चलो बेटा, आज हम लोग जो है मॉडल पेपर का, देखो पिछले क्लास में हम लोग 35 तक देखे थे। अब यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए 36 नंबर प्रॉब्लम है 1 से √3 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 से √3 इसको लिख दो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए tan इनवर्स x। देख रहे हो कितना आसान सा सवाल है। यहाँ 1 से √3, ठीक है। चलो अब x के जगह पर पहले अपर लिमिट रखना है, बीच में माइनस और फिर लोअर लिमिट। तो tan इनवर्स √3 x के जगह पर रख दिए, अब माइनस फिर tan इनवर्स 1। अब देखो tan इनवर्स √3, tan में √3 किसका होता है वैल्यू, तो आपको पता है π/3 का यानी 60 डिग्री का। और tan इनवर्स 1, tan में 1 किसका वैल्यू होता है, तो ये π/4 का, तो लिख दीजिए यानी 45 डिग्री। तो 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 12। 3 4 जा 12 यानी 4π और -3π, तो आ गया π/12, ठीक है। तो π/12 यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर है बेटा। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 0 से 2/3 1/4 प्लस 9x², इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलो 1/, इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दो बेटा। आदित्य इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दो। 4 को लिखो 2 का स्क्वायर और 9x² को लिख दीजिए 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब ये तुम देखो 1/a² प्लस x² पर बैठा हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/a की जगह पर 2 है, tan इनवर्स x/a यानी 3x बाई a के जगह पर है 2, ठीक है बेटा। और यहां पर एक बात ध्यान देना, देखो x का कॉफिशिएंट है 3, तो 3 से डिवाइड भी करना है। इंटीग्रेशन में अगर x का कॉफिशिएंट रहेगा ना, एक ऐसे समझो ना, x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा तो उससे डिवाइड कर देना। तो यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है सर। अब देखिए 0 से 3/2, तो यहाँ पर हो गया 2 3 जा 6 यानी 1/6। अब x के जगह पर पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, यानी 2/3 है बच्चों, यहाँ 2/3 है। x के जगह पर अपर लिमिट 2/3 रखोगे, तो tan इनवर्स 3/2 और x के जगह पर 2/3 लिख दिए, माइनस और फिर x के जगह पर लोअर लिमिट 0, तो 3/2 इंटू 0 यानी tan इनवर्स 0, ठीक है। चलो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/6 tan इनवर्स 1 बचेगा। tan इनवर्स 1 हो गया π/4 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0, π/4 इंटू 1/6 यानी π/24। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों। चलो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, tan इनवर्स 2x - 1/1 प्लस x माइनस x²। देखिए इसको हम लिखते हैं 0 से 1 tan इनवर्स
tan इनवर्स, देखो 2x माइनस 1 को हम लिख देते हैं x प्लस x माइनस 1 लिख दिए। पहला स्टेप में तो ये काम कर लिए। अब देखो बेटा 0 से 1 tan इनवर्स यहाँ पर x, अच्छा इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस x हो जाएगा। अच्छा जरा याद करो tan इनवर्स का फॉर्मूला, देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई होता है, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऊपर में x तो ठीक है, y के जगह पर है 1 माइनस एक्स, तो डिनोमिनेटर में इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहाँ होना चाहिए, यानी 1 प्लस x यहाँ से कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन लोगे ना तो 1 माइनस एक्स। अब देखिए ये कंप्लीट फॉर्मूला पर बैठ गया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x के जगह पर तो x ही है, अब माइनस tan इनवर्स y के जगह पर है 1 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। अब चलो यहाँ से इसको जरा हम अलग अलग दो इंटीग्रेशन में कर देते हैं। तो 0 से 1 tan इनवर्स x dx अब माइनस 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx, ठीक है बेटा। अब एक काम करो, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करो, इसमें मत प्रॉपर्टी अप्लाई करना, लक्स वाला प्रॉपर्टी। देखो x के जगह पर लिखोगे लोअर लिमिट यानी 0 प्लस 1 अब माइनस एक्स, यानी ये वाला जो x है ना ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब x एक्सेस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1, यानी -2 और 1 के बीच का एरिया हमको निकालना है। y इक्वल टू एक्स क्यूब का एरिया -2 और 1 के बीच निकालना है जो x एक्सिस से बाउंड हो, ठीक है। तो चलिए देखिए पहले एक्स क्यूब का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये हमने एक्स क्यूब का ग्राफ बना लिया, ठीक है। एक्स क्यूब का ये ग्राफ हो गया बच्चों। अब हमसे कह रहा है कि -2, तो चलो मोटा मोटी मान लो कि यहाँ -2 है और यहाँ 1 है, तो -2 से लेकर के 1 के बीच का एरिया निकालना है, यही एरिया हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको इस एरिया को दो पार्ट में बांट देंगे। देखो -2 से लेकर के 0 तक, -2 से लेकर के 0 तक x लिमिट ले रहे हैं, तो चौड़ाई इसका dx होगा, ठीक, और लंबाई नीचे की तरफ है तो -y, तो एरिया -2 से लेकर के 0 तक, -2 से लेकर के 0 तक, ठीक है, -y dx नीचे की तरफ है इसलिए -y लगा दिए हैं। अगर माइनस नहीं लगाओगे ना तो मोड में रखना, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है। अब 0 से 1 x लिमिट लिए हैं तो चौड़ाई dx होगा, ऊपर की तरफ है तो y, यानी 0 से 1 y dx। चलो बेटा, तो एरिया बराबर माइनस को बाहर कर लो और y का वैल्यू हमको दिया हुआ है एक्स क्यूब,
y का वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्यूब, रख दीजिए। तो -2 से 0 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर y के जगह पर एक्स क्यूब रखिए, 0 से 1 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो वही हम लोगों का एरिया आ जाएगा। फटाफट हमसे पहले सॉल्व करो सर। तो देखिए एरिया इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करोगे, यानी x का पावर 4/4 -2 से 0 प्लस फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 4/4, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 0 से लेकर के 1 तक देखिए माइनस, पहले अपर लिमिट 0 रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, मत लिखो उसको। बीच में माइनस, फिर -2 रखेंगे तो -2 का पावर 4, -2 को 4 बार गुना करोगे तो 16 हो जाएगा। अब बाई 4 तो 4, अच्छा यहाँ 1/4, 0 वाला मत लिखो। तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और 1 17/4 स्क्वायर यूनिट, यही इसका एरिया हो गया। क्लियर है? देखो जब नीचे रहेगा ना, लंबाई नीचे जाएगा तो -y ले लेना, और नहीं तो मोड लगा करके बनाओ, क्योंकि एरिया जो है निगेटिव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो -1 से 1 x⁻19 इंटू सेक का पावर 5x dx। चलिए लक्ष्य लगाइए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -x रखेंगे, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो -1 प्लस 1 तो कट जाएगा, यानी -x रखाएगा। और सेक का पावर 5 -x dx। देखिए सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये तो पॉजिटिव रह गया। अब -x का पावर 19 है, ऑड पावर है, तो -x को 19 बार गुना करोगे तो माइनस में आएगा, यानी ये पूरा माइनस में आ गया, ऑड फंक्शन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया 0। सी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट अंडर 4x², 4x² को लिख दो 2x का होल स्क्वायर -1 dx, ठीक है। अब क्या करो ना, इस 2x को t मान लो, 2x को हम t मान लेते हैं, 2x के जगह पर t मान लो। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। तो 2x का हो गया 1 और t का हो गया dt/dx। तो dx का वैल्यू जब आप निकालोगे तो आएगा 1/2 dt। चलो पुट कर दो, तो I = dx के जगह पर ½ dt। अच्छा x का वैल्यू रखोगे तो t/2 और रूट अंडर 2x के जगह t, तो t² -1, 2 से 2 कट गया, और 1/t √t² -1, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, देख रहे हो ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, 1/t रूट अंडर t² -1। किसका फॉर्मूला है बेटा आदित्य? किसका फॉर्मूला है? तो सेक इनवर्स t का, सेक इनवर्स t का, t के जगह पर रख देंगे 2x, ठीक है। तो सेक इनवर्स 2x, अब प्लस c लिखो चाहे k लिखो, कोई फर्क न पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लंबा वाला फॉर्मूला, x/2 √x² - a² -a² log mod x plus
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, इसी का फॉर्मूला है ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 0 से π/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो चलो करो। तो 0 से π/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x। अच्छा, x का कॉफिशिएंट 2 है तो ध्यान रखना 2 से डिवाइड कर देंगे 0 से π/4। चलो बेटा, -1/2 को यहाँ से माइनस और 2 बाहर आ जाएगा तो -1 ऊपर लिख देंगे, -1/2 बाहर। x के जगह पर पहले अपर लिमिट π/4 रखोगे तो cos 2 × π/4 यानी π/2, बीच में माइनस cos 2 × 0 यानी 0। cos π/2 0 हो गया, cos 0 का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 1 यानी 1/2 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब देखो बच्चों, यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है। देखिए, हाँ, ये तो आपका लक्स वाला ही है, लक्स लगाओ। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, माइनस tan थीटा। अच्छा, माइनस tan थीटा हुआ, माइनस tan थीटा तो 23 बार इंटू होगा तो ऑड में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, इसका वैल्यू 0। ये सब अब हमको बनाना पड़ेगा, सब अपने से बना लेना। अब देखो, नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x² dx माइनस cos y dy इक्वल टू 0। देखो बेटा, यहां से वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो पहले एक काम करो, x वाले को उधर भेज दो, माइनस cos y इंटू dy। अच्छा, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में आएगा। देखिए, माइनस से माइनस कट गया, अब इंटीग्रेशन लगाइए, cos y इंटू dy 3x² इंटू dx। चलो, cos y का इंटीग्रेशन हो गया sin y। अच्छा, 3 बाहर आएगा, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x³ बाई 3। ठीक है, तो x³ / 3, 3 से 3 कट गया, अब प्लस c। ठीक है बेटा, चलो एक काम करो, साइन y को इस तरफ भेज दो। ऑप्शन में देखो क्या किया गया है, ये तो a होगा नहीं, x³ प्लस में रखा गया है यहां भी, तो साइन y को उस तरफ भेज दो, तो x³ माइनस साइन y, ठीक है, प्लस c। अच्छा, कांस्टेंट को अलग किया गया है ना। देखिए, इक्वल टू k है, तो एगो काम करो, प्लस c उधर चला जाएगा तो माइनस c हो जाएगा, x³ माइनस साइन y इक्वल टू माइनस c, और माइनस c के जगह k रख दीजिए। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर देखिए dx/dy होगा, dx/dy। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, पैटर्न क्या है, dx/dy प्लस px इंटू क्यू। ठीक है, तो यहां देखिए x का पावर 1 रहेगा ना, तो dx/dy लिखा रहेगा। तो p और q क्या होगा, तो या तो कांस्टेंट होगा
या फिर फंक्शन इन वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर इंटीग्रेशन p dy होता है, ये होता है। तो जानते हो क्या करोगे, पहले तो dx बाई dy अकेले होता है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर जो इनटू में है उससे सबको दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो dx बाई dy प्लस y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, a y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलो तो देखो p का ये वैल्यू हो गया, ये हो गया p का वैल्यू, p बराबर है y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो चलो बेटा q ये हो गया, तो खैर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में q का मतलब ही नहीं है हमको, तो e का पावर इंटीग्रेशन p dy निकालना है, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e का पावर इंटीग्रेशन p dy, ठीक है। चलो बेटा अब देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का 0 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y आएगा, जो कि माइनस 2y ऊपर में नहीं है। तो चलिए लिखते हैं, नहीं है तो लाने का कोशिश करते हैं। तो -2 से इंटू कर दिए, अब -2 से बाहर डिवाइड कर दिए, तो देखिए इसका पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर में आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e का पावर -1/2। याद कर लेना, देखो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में रहेगा, f ऑफ x का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में रहे, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे log f ऑफ x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा 1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, -2y है, तो हो जाएगा log 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब -1/2 को log के भीतर भेजोगे, जैसे m इंटू लॉग n, देखो m इंटू लॉग n का फॉर्मूला होता है, m जब log के भीतर जाएगा तो log n का पावर m बन जाएगा, तो -1/2 log के भीतर जाएगा तो log 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर -1/2, ये हो गया। अब e और log कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर -1/2। अब इसको नीचे भेज दो, तो 1 बाई पावर निगेटिव है तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है बच्चों, क्लियर है। चलिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला समझ में आ गया है सबको, हाँ। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए -3 13 6 9, अच्छा यहाँ है 3 0 0 3। देखो इसका ऑर्डर है 2 रो और 2 कॉलम, इसका भी ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम 2/2। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम अब बाद वाले का रो इक्वल होना चाहिए, तो है इक्वल। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो -3 इंटू 3 -3 इंटू 3 -9 और ये 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा और लिखाएगा कहाँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले जगह पर, तो -9। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, यही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, और लिखा जाएगा कहाँ, रिजल्ट जो आएगा वो लिखाएगा कहाँ, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पर। जो रो जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, उसका रिजल्ट उसी रो और उसी कॉलम वाले एड्रेस पर लिखाएगा।
जैसे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा है तो लिखाएगा कहाँ, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पर रिजल्ट लिखाएगा। तो -3 इंटू 0 0, 13 3 जा 39, 39 रिजल्ट आया, लिखाएगा कहाँ, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पर। फिर आगे, फिर अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कॉलम से, लिखाएगा कहाँ, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो लिखाएगा। तो 18 और 0 तो 18 हो गया। 6 इंटू 0 0, 9 3 जा 27, तो आपका आ गया ऑप्शन सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर देखिए यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो 2 3 3 0, इसका ऑर्डर है, 2 रो है और 2 कॉलम, तो ऑर्डर हो गया 2/2। अच्छा, इसका एक रो है, देखिए एक रो है और 2 कॉलम, तो 1/2। मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी क्या है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड वाले का रो इक्वल होना चाहिए। क्या 2 और 1 इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो 4 -6 0 -1, देखिए ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो इसका एक रो है 2 कॉलम, 1/2 ऑर्डर है, और इसका 2 रो 1 कॉलम। देखो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा। और रिजल्ट का क्या ऑर्डर होगा, तो 1/1 होगा, यानी जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/1, एक रो होगा और एक कॉलम होगा। ठीक है, यहाँ से 1 और यहाँ से 1। तो चलो 4 को 0 से 0, -6 को -1 से, तो 6। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर है? रो मल्टीप्लाई करेगा कॉलम से। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत आसान प्रॉब्लम है। अब देखिए इसका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, -2। देखो इसका एक रो 1 कॉलम है, अच्छा, इनटू इसका है बच्चों एक रो और एक रो है 2 कॉलम है। ठीक, तो पहले वाले का कॉलम बाद वाले का रो इक्वल है, तो हमारा एक रो रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा 1/2 मिलेगा। एक रो मिलेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, एक रो 2 कॉलम मिलेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। -2 इंटू -7, -2 ये रो -7 इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो 14, -2 इंटू 13 तो -26, 14 -26, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स 7 6 5 4, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए सबका कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है, कोफैक्टर। तो इसका एड्रेस है A11, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। कोफैक्टर, देखो कोफैक्टर को कैपिटल A से नीचे एड्रेस लिखते हैं। तो 1 और 1 को जोड़ना, 2 इवन है, इवन में माइनस नहीं लगाना, और जो यहाँ एड्रेस है उसको छिपा देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिप गया तो 4, 11 के बाद 12, 2 1 3 ऑड है, माइनस लगाना। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छिप गया 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो ये 11 हो गया, ये 12, अच्छा ये 21, तो 2 1 3, 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जो एड्रेस है उसको छिपा देना है। तो 2 1 3 ऑड हो गया, ऑड में माइनस, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छिप गया 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छिप गया तो 7। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कहता है कि देखिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालिए। कोफैक्टर का ट्रांसपोज
एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर कोफैक्टर का ट्रांसपोज। देखो बेटा, फर्स्ट रो का कोफैक्टर 4 -5 -3 7, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, यानी 4 -5 -3 7। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, ये हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो 4 -3 4 -3 4 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ 6 है, -6 है, 6 है बच्चों। तो 4 -6 -5 7, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान सवाल है, हमसे पहले सब बना करके तैयार रहो। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, जो कि आप लोग खुद से निकाल लोगे ना साहब? हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, इसका इन्वर्स निकालना है। देखो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स खुद यही रहता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस पर कितना भी पावर करोगे, जैसे i का पावर 10 तो i ये रहेगा, इसका इन्वर्स भी निकालोगे तो i ही रहेगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक सेट है, इस पर कितना 1 1 फंक्शन निकलेगा इसी सेट पर? तो 4 एलिमेंट है तो 4 फैक्टोरियल। कितना एलिमेंट है? 4, तो 4 फैक्टोरियल इसका टोटल 1 1 फंक्शन हो गया, यानी 24। ठीक है, 24। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 3 2 1, तो 4 3 आई 12 दूना 24, यानी 24। क्लियर है? इसी सेट पर ना बोल रहा है। अगर 5 एलिमेंट रहता तो 5 फैक्टोरियल, n एलिमेंट रहता तो n फैक्टोरियल। क्लियर है? अच्छा, ऑन टू फंक्शन भी 1 1 ऑन टू भी कहता, तब भी जितना उसी सेट पर रहेगा, जैसे ए ही सेट पर अपने ही सेट पर 1 1 ऑन टू कहेगा, तो जितना एलिमेंट है उतना फैक्टोरियल लगा देना है। 10 एलिमेंट रहेगा 10 फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा? अब चलिए नेक्स्ट है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। देखिए प्लेन का इक्वेशन आपको पता है एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होता है। तो ये जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है, ये देखो ये एक प्लेन हो गया, और इस पर जो नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया 3 -5 -7। 3 -5 -7 एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा। क्लियर है बेटा? तो 3 -5 -7, ऑप्शन डी। अच्छा, इसका डायरेक्शन कोसाइन कहेगा तो मैग्नीट्यूड से भाग दे करके निकाल लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। देखो x -1 y +2 और z +3, लाइन का इक्वेशन होता है x -1 बाई a इक्वल टू x -x1 बाई a, y -y1 बाई b और z -z1 बाई c, ये होता है लाइन का इक्वेशन। तो ये जो नीचे वाला नंबर देख रहे हो ना, यही लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है? अच्छा, ऊपर में माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। देखो एक्स वाई जेड अकेले रहेगा, तो यहाँ देखो एक्स वाई जेड अकेले है, तो नीचे कुछ नहीं, तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया 1 1 1। अच्छा, इसी में तुमसे पूछ देता ना
कि बताओ ये जो लाइन है कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। तो पासिंग पॉइंट होता माइनस का जवाब प्लस में देना, 1 प्लस है तो -2 और -3, 1 -2 -3 से पास करता, पासिंग पॉइंट पूछता तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो कह रहा है इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। कितना आसान क्वेश्चन है। आई वाले को आई के साथ तो 3 × 11 33, जे वाले को जे के साथ -24 और के वाले को के साथ तो -7। तो ये तुम्हारा -31 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, बोल रहा है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज द स्ट्रेट लाइन पास। लो अभी हम कहीं रहे थे, आ ही गया क्वेश्चन। तो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, तो माइनस का जवाब प्लस में, तो 3 4 5। डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो 2 5 6। तो ये हो गया 3 4 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स आर 49 8 120 27 और x। देखिए पहले वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 49 और 8, दूसरे वाले लाइन का है 120 27 और x। तो कह रहा है कि x का क्या वैल्यू होगा। बच्चों जब पैरेलल होता है ना तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, यानी 40/120 9/27 और 8/x होता है। ठीक है, तो 40 से 3 बार में कट गया, 9 से 3 बार में कटा, तो 8/x बराबर 1/3 ले लो, तो 8 3 जा 24, यानी x का वैल्यू होगा 24। क्लियर है बेटा। अच्छा यही परपेंडिकुलर रहता ना तो a1 × a2 प्लस b1 × b2 प्लस c1 × c2 जो है 0 के बराबर होता। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है। देखो f एक फंक्शन है a से b और g एक फंक्शन है b से c, तो g सर्कल f क्या होगा, यानी f और g का जो कंपोजिशन होगा g सर्कल f, वह भी 1/1 फंक्शन होगा। जब f और g आपका 1/1 फंक्शन है तो g सर्कल f भी 1/1 फंक्शन होगा। इसमें एक बात और याद रखना कि g सर्कल f का जब इन्वर्स निकालोगे तो ये आपका रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा, पीछे से लिखाएगा f इन्वर्स सर्कल g इन्वर्स। क्या लिखाएगा बेटा, f इन्वर्स सर्कल g इन्वर्स। जी सर्कल f आपका 1/1 दोनों होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, हाँ लेकिन f और g दोनों 1/1 होना चाहिए, तो दोनों का कंपोजिशन g सर्कल f जो है, या f सर्कल g भी कहता तब भी 1/1 होता। एक ये भी याद रख लेना है। अगर मान लो कहता f सर्कल g का इन्वर्स, तो ये पीछे से लिखाएगा g इन्वर्स सर्कल f इन्वर्स। ठीक है, क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बेटा। तो देखो पहले देख लो कि पैरेलल नहीं ना है, ये पैरेलल रहता, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 3, तो 1/3। अच्छा यहाँ 4 -2 पैरेलल ना है, पैरेलल रहता तो रेशियो बराबर होता। अगर पैरेलल रहता ना तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का जरूरत नहीं, इसका आंसर 0 वेक्टर लिख देते। ठीक, लेकिन अब निकालना पड़ेगा, पैरेलल नहीं है तो डिटर्मिनेंट से निकालेंगे i j k। चलो 1 4 2 3 -2 7, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब प्लस i, देखिए 28 -4 तो +4 हो जाएगा, 32 आया, माइनस j कैप, ये रो ये कॉलम छिप गया, 7 में से 6 घटाएंगे, फिर प्लस k कैप। आंसर तो पता चल ही गया। देखो
ये रो ये कॉलम छिप गया, -2 -12, तो 32 और ये हो गया जे, ये आपका ऑप्शन सी आंसर सही है। ठीक है, 32 इसी में ना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, देखिए क्या रहा है कि S 1 2 3 है, F बराबर लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3। ये किस टाइप का फंक्शन है, और यह फंक्शन सेट S पर डिफाइंड है। S में 1 2 3 तीन ही एलिमेंट है। F बराबर देखो क्या क्या है, 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। तो सबसे पहले तुम ये देखो बेटा कि जितना भी x कोऑर्डिनेट है सब अलग अलग है, 1 2 3 अलग अलग है, डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट डोमेन है तो सबका रेंज भी डिफरेंट है। देखिए 1 का रेंज 1 है, फिर 2 का रेंज 2 है, ऐसा नहीं है कि 2 का फिर 1 लिखा गया है। यानी y कोऑर्डिनेट देखो अलग अलग है, y कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं कर रहा है, y कोऑर्डिनेट अलग अलग है, यानी ये 1 1 फंक्शन है। ये क्या है, 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू बताना है तो इसका रेंज है 1 2 3, रेंज है 1 2 3 और कोडोमेन भी है 1 2 3। तो रेंज बराबर है कोडोमेन के, तो इसका मतलब ये ऑन टू है। रेंज बराबर है कोडोमेन के तो ये ऑन टू है। तो यह फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ए बी सी। अच्छा 1 1 फंक्शन 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 आंसर इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ये तो पहले भी क्वेश्चन था। फिर आ जाइए, 4 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 4 फैक्टोरियल यानी 24। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड on throwing a die having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 faces। देखिए हमको मीन निकालना है। एक डाई पर 1 3 बार लिखा हुआ है, 2 2 बार लिखा हुआ है और 5 1 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तब उस डाई को फेंका जाता है तो हमको मीन निकालना है नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई। उस डाई पर जो नंबर आता है उसका मीन निकालना है। एक बात बताओ, डाई पर तो 3 ही नंबर है, 1 2 और 5, यानी x का वैल्यू क्या क्या आएगा, 1 2 5। अब x का ये 1 का प्रोबेबिलिटी, तो 1 तो 3 फेस पर लिखा हुआ है तो 3/6। ठीक है, टोटल 6 फेस हो गया। 2 कितना बार, तो 2 बार, तो 2/6। अब 5 1 बार। अब इसका मीन, तो मीन बराबर होता है बच्चों सिग्मा xi इंटू पी आई। तो चलिए 1 इंटू 3/6 प्लस 2 इंटू 2/6 प्लस 5 इंटू 1/6। अब इसको सॉल्व कर लो तो 5 और 9 3 12, 12/6 यानी 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका मीन हो गया 2। क्लियर है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड। अच्छा वही सवाल है, वही दोबारा आ गया है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए 52 प्लेइंग कार्ड में से 2 कार्ड निकाला जाता है एंड द नंबर ऑफ एसेज ऑब्टेन्ड इज x, और उसमें से एस निकाला जाता है। कितना एस निकाला जाता है यानी इक्का, वो x डिनोट कर रहा है। तो 2 कार्ड निकाला जा रहा है, तो सोचो जरा, तो x का वैल्यू या तो 0s होगा या तो 1s होगा या फिर 2s होगा। तो इसका मीन निकालना है। तो चलो
जीरो एस होगा इसका मतलब, अच्छा एस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एस का प्रोबेबिलिटी होगा बच्चों 4/52। एस नहीं होगा, नॉट एस, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 4/52 यानी 1/13, तो 12/13। तो जीरो एस होगा यानी पहला कार्ड भी एस नहीं होगा तो 12/13, दूसरा कार्ड भी एस नहीं होगा 12/13। अच्छा एगो एस होगा, मान लीजिए पहला कार्ड एस होगा तो 1/13, दूसरा कार्ड एस नहीं होगा तो 4/13। या ये भी तो हो सकता है कि पहला कार्ड जो है एस न हो और दूसरा कार्ड एस हो, ठीक है। अच्छा दोनों का दोनों कार्ड एस हो सकता है, दोनों का दोनों कार्ड एस हो सकता है, तो 1/13 और 1/13। चलिए ई ऑफ एक्स निकालना है यानी मीन निकालना है, तो देखो ई ऑफ एक्स ये तो हमारा 0 हो गया, 1 को तो 448, 8/169, और यहां हो गया 2/169, ठीक है। 4 प्लस 4 तो ये हो गया 8 to 10, ई ऑफ एक्स तो 10/169। देखो तो दोनों का दोनों एस होगा, 1/13 1/13। अच्छा एक एस होगा, एक एस होगा तो 1/13, एगो एस नहीं होगा, यहाँ 12/13 है बेटा, 12/13 है, तो 12 और 12 यहाँ हो जाएगा 24/169, तो 26/169, 13 दूना 26, तो 2/13, 2/13, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसका k का वैल्यू निकालना है। तो आपको तो पता है सबको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी 3k 2k 5k 6k प्लस 0.1 बराबर 1, इसको उधर भेजो, तो 6k बराबर 1 में से 0.1 घटाओगे 0.9, तो k बराबर 0.9/6, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 0.15, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर है बेटा? अब चलो नेक्स्ट है, एन अर्न कॉन्टेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन। देखिए एक अर्न जो है, एक थैला है, उसमें थैला कहो चाहे कलश कहो, उसमें 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल है, 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल है। 2 balls are randomly drawn. If x is the number of black balls, then which of the following not possible of x? अगर x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को, तो x का कौन सा वैल्यू इनमें से नहीं हो सकता है? तो सोचो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हो सकते हैं? 2 ही बॉल निकाला गया है, तो हो सकता है कि दोनों ब्लैक बॉल हो जाए, हो सकता है एक ब्लैक बॉल, हो सकता है 0 ब्लैक बॉल। 0 ब्लैक बॉल का मतलब ब्लैक निकले ही ना, दोनों को दोनों रेड हो जाए। तो देखिए 2 1 0 तो होगा, 2 0 1 होगा, कौन नहीं होगा? तो 3, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर है बेटा? अब चलिए नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 10 हेड्स इन द टॉस ऑफ ए फेयर क्वाइन 10 टाइम्स। 10 क्वाइन को 10 बार फेंका गया, नहीं एक क्वाइन को 10 बार फेंका गया, तो 10 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? ठीक है, तो 10 हेड आना है, तो 10 बार फेंका गया और 10 का 10 हेड आना चाहिए, तो हेड का प्रोबेबिलिटी होता है 1/2, तो 1/2 10 बार गुना होगा। ये हेड वाला जो प्रोबेबिलिटी है ये 10 बार गुना होगा, तो उसको 1/2 का पावर 10 कर दिए। तो जब 10 बार हेड आएगा तो टेल 0 बार आएगा,
यानी 10c10 1/2 का पावर 10। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर है बेटा? चलो 1/2 का पावर 0 हो गया, उसका वैल्यू 1। नेक्स्ट है P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है। तो P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखिए P ऑफ A यूनियन B है 8/11, P ऑफ A 5/11, P ऑफ B 6/11। आई तो निकालना ही है। चलो इसको इधर ले आओ, 6 5 11/11, 1 माइनस 8/11 3/11। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसी पर तो 4-5 सवाल देगा। अब देखिए P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A, P ऑफ B। ये खुद से बनाओगे सर? सब अभी बनाएंगे, खुद से बनाना। नेक्स्ट देखिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, P ऑफ A B दिया हुआ है, तो P ऑफ A बाई B पूछ रहा है। तो चलो P ऑफ A बाई B, इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ B। ठीक है बेटा? तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला है 4/13, अब P ऑफ B है 9/13, 13 कैंसिल, 4/9 इसका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स E एंड F। अच्छा E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो P ऑफ E बाई F का वैल्यू क्या होगा? तो सोचो जरा, जब E और F इंडिपेंडेंट है ही तो E तो F पर डिपेंड अब कर नहीं रहा है, तो P ऑफ E बाई F का वैल्यू P ऑफ E के बराबर हो जाएगा। नीचे से F गायब हो जाएगा, वो लिखाएगा ही नहीं, तो P ऑफ E। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स P ऑफ E इंटरसेक्शन F का फॉर्मूला क्या होगा? जब इंडिपेंडेंट होगा तब P ऑफ E इंटू P ऑफ F। स्ट्रेट वाइज दम फॉर्मूला का क्वेश्चन है, P ऑफ E इंटू P ऑफ F। अब देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो I J K। ठीक है? 3 1 4, 1 माइनस 1 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। चलो बेटा I ये रो ये कॉलम छिप गया, तो 1 + 4 5 माइनस J, 3 - 4 -1 K, -3 -1 -4, तो 25 और एक 26, 26 और 16 √42। ये A ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहां पर निकालना है I डॉट J क्रॉस K। अच्छा ये सब निकालना है ना, तो पहले आप क्या करना, एक राइट हैंडेड सिस्टम बना लेना I J K। ठीक है बेटा? चलो J क्रॉस K, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, J क्रॉस K, J क्रॉस K, तो I लिखाएगा और I डॉट I 1 होता है, I क्रॉस K देखो पीछे गया तो निगेटिव हो जाएगा, -J डॉट -J तो -1। ठीक है? I क्रॉस J, देखो देखो देखो, हाँ ठीक है। चलो देखो I क्रॉस J सही है, तो K हो गया, K डॉट K 1 हो गया, तो ये कट गया, 1 इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो xi कैप प्लस xj कैप प्लस xk कैप, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, √x² प्लस √x² प्लस √x² इक्वल टू 1, √3x², दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 3x² इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू 1/3, तो x का वैल्यू ±1/√3,
प्लस माइनस 1/√3, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है A एंड B आर पैरेलल। अगर A और B जो है पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, यानी A क्रॉस B भी 0 होगा। अच्छा, A क्रॉस 3B भी 0 होगा। A क्रॉस B भी 0, A क्रॉस 3B भी 0 और A क्रॉस 2B भी 0। अगर A और B पैरेलल है तो A और 2B भी पैरेलल, A और 3B भी पैरेलल, A और 4B भी पैरेलल। माने किसी फैक्टर को कोई नंबर से गुना कर दोगे वो भी पैरेलल। तो ये ऑल ऑफ दिस, डी इसका ऑप्शन हो गया। चारों का, तीनों ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, याद रखना ए और बी पैरेलल है तो किसी एक फैक्टर को कोई नंबर से गुना कर दोगे तब भी पैरेलल रहेगा। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट खत्म हो गया बेटा। तो उम्मीद है ये वीडियो को खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो उसमें भी अब अगले वाला क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। फिर सब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। खूब मन लगा के पढ़ो साहब, 100 में 100 लाना है बेटा। खूब मन लगा के पढ़ो साहब।